प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है हमें प्लान सुनने के लिए तैयार करना किसी व्यक्ति की आवाज उठी जा रही होगी। और प्रोस्पेक्टिंग 10 मिनट की भी हो सकती है। किसी व्यक्ति के पास गए 10 मिनट हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है इनसे क्या क्या बातें करनी। इस पार्ट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। वो 10 मिनट की भी हो सकती है, वो आधा घंटे की भी हो सकती है, वो 1 घंटे की भी हो सकती है, और कुछ दिन की भी हो सकती है। कुछ लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने में कुछ दिन लग सकते हैं, उसके बाद प्लान शो करना होगा। वो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो करने से समझ में आ जाएगा हमारे। उसके बाद हमें शो द प्लान प्रेजेंटेशन हमारे को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। हमें शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि कौन से शब्द ऐसे हैं जो हमारे को लोग मतलब कि टीज करेंगे, बताएंगे कि भाई ये चीज गलत है। अब सामने वाला हमारे को गलत बताए, इससे अच्छा है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से समझ के जाए। उसका तरीका क्या है? जूम मीटिंग अटेंड करना रेगुलर, अपने अपलाइन के साथ मीटिंग करना सुबह में, जब अपलाइन इजाजत दे तो इंडिविजुअल जाना, फिर अपनी टीम के साथ जाना। इस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना, शो प्लान करना, फिर फॉलो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये पूरा सिस्टम जो है, मतलब कि मैं आपको सिस्टम थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसका पूरी एक ट्रेनिंग होती है जो कि पाठक साहब रेगुलर लेते रहते हैं। आप उसको समझ लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। उसका सबसे अच्छा तरीका है, तो सिस्टम को मैं हमेशा एक 2 तरीकों से बताता हूँ कि अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं सिस्टम को, तो 2 बातों को समझ लो। रेगुलर अटेंड जूम मीटिंग, 3 मीटिंग हर रोज आती है। एक सुबह 7 बजे आती है, एक 4 बजे आती है, एक 8 बजे आती है। आप वो मीटिंग एक कम से कम जरूर अटेंड करें, 2 हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, 2 तो जरूर करें। और बिल्कुल ही आप ऐसा व्यस्त है, अगर नहीं कर पा रहे तो एक मीटिंग को जरूर अटेंड करें। और दूसरा काम है काउंसलिंग विद एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, रेगुलर काउंसलिंग विद एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। आप ये दोनों काम करेंगे तो सिस्टम धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा, और उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत भी आपका एक्टिव अपलाइन आपको सिखा देगा। अभी तो दिक्कत क्या है कि हम अपलाइन के साथ किसी और कार्य में उलझे हुए, हम हर वक्त कंप्लेन करने की आदत होती है, सर ये नहीं है, वो नहीं है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इन चीजों से बाहर आइए। जब इन चीजों से बाहर आएंगे तब, अभी जैसे पाठक साहब ने कहा कि 365 दिन में एलीट बनना, उसके लिए जरूरी है हमें ऐसा होगा, हमें 100% सिस्टम में आना पड़ेगा। सिस्टम में आने का इनिशियल रास्ता यही है, जूम मीटिंग रेगुलर अटेंड करें और अपने अपलाइन के एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के रेगुलर टच में रहें। सिस्टम को समझने के लिए हमारे को फोकस करना होगा, और फोकस को समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोकस। फोकस के लिए हमें 3 तरह की सोच बनानी होगी। हमें हमारा अपनी बुद्धि को 3 एक प्रकार देना होगा, किस प्रकार से सोचना चाहिए हमारे। वो हमारा फोकस तब जा करके बनेगा। वो किस प्रकार की सोच है? सबसे पहले है सिस्टमैटिक थिंकिंग, और दूसरी है डिसिप्लिन थिंकिंग, और तीसरी है कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। सबसे पहले सिस्टमैटिक थिंकिंग। सिस्टमैटिक थिंकिंग क्या बोलती है कि आप ना, मतलब कि 3 तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। पहला क्या है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आप किस प्रकार से यूज करते हैं? फिलहाल हम सोशल मीडिया को अपने एंजॉय के लिए यूज करते हैं। उससे होता क्या, हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन हमारे को कंफर्ट जोन के अंदर लेके जाता है, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया को बंद नहीं करना, दिशा बदलनी है उसकी। अभी हम किस कार्य के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली किस तरीके से यूज करना, वो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग होती है। अपने एक्टिव अपलाइन से आप पूछेंगे, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। पाठक साहब भी सुन रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग रेगुलर करते रहते हैं कि सोशल मीडिया का प्रयोग किस प्रकार से करें। सर ने कई बार मीटिंग की, उस मीटिंग को आपने देखा, सुना, समझा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप उसको कागज पे उतारिए और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो सोशल मीडिया को हमें प्रॉपर यूज करना, ठीक है। हमारे फ्रेंड्स से हमें वो ध्यान से चुने। जो फ्रेंड्स हमारे रेनेटस से हमारे को डिस्ट्रैक्ट करते, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि रेनेटस की फेवर में नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना लेना। ये डिस्ट्रैक्शन आपको हटाने होंगे। आपके आसपास सिर्फ वो दोस्त होने चाहिए जो मतलब कि आपको आगे बढ़ने में सहयोग करें, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शन हट जाना चाहिए। तो तीसरा डिस्ट्रैक्शन है रिलेटिव। सभी रिलेटिव नहीं, वही रिलेटिव जो आपको रेनेटस के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, अरे ये तो ऐसी होती है कंपनियां, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास होते हैं, लोगों को ठगती है। बहुत सारे ये रिलेटिव हमारे खासकर बहुत सारे ऐसा बोलते हैं। रिलेटिव बोलते हैं कि भाई यार पता नहीं क्या काम करने लगा, लोगों को ठगने का काम है, पता नहीं ध्यान से ढंग से काम नहीं किया जाता। ऐसे लोग अगर आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं तो उन्हें सफाई मत दीजिए, दूरी बना लीजिए। झगड़ा नहीं करना, डिस्ट्रैक्शन को से बचिए।
उनसे बचे, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, लड़ाई नहीं करनी। अगर आप अपने दिमाग को हमेशा मोटिवेट रखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड को ना मतलब कि एक ऐसी दिशा देनी होगी, जैसे एक आपकी मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुबह मतलब जैसे उठना, तो थोड़ा बहुत योगा करना, एक्सरसाइज करना। योगा एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर एक अलग तरह का हार्मोन्स पैदा होता है, जो डोपामाइन ने जो कंफर्ट जोन में लेके गया था ना हमारे को, इससे एक्सरसाइज करने से वो डोपामाइन खत्म हो जाएगा और एक ऐसा हार्मोन्स होगा जो हमारे बुद्धि को एक्टिव रखेगा। तो उसके लिए हमारे को सिस्टमेटिक थिंकिंग के हिसाब से चलना होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इससे हमारे फोकस में बहुत अच्छा चेंज आएगा। दूसरी थिंकिंग है डिसिप्लिन थिंकिंग। डिसिप्लिन थिंकिंग के अंदर क्या आता है, डिसिप्लिन थिंकिंग में भी एक तो होती है वेल फील्ड थिंकिंग, एक होती है वेल फॉर्म थिंकिंग। वेल फील्ड क्या होती है, जो इलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, हम उनसे अपने दिमाग को भरे हुए, इलॉजिकल, जिसकी हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, वो वेल फील्ड। फिलहाल हमारा दिमाग है वेल फील्ड है, लेकिन हमें करना क्या है, वेल फॉर्म। वो किस प्रकार से होगी, जब हमारी मॉर्निंग रूटीन सही होगी। हमें अपने अंदर सिर्फ वो चीजें डालनी है दिमाग के अंदर जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा। हमें इससे अलग कुछ भी नहीं सोचना। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं हमें डेली, हर रोज पता नहीं कितने ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक सोच बनानी होगी कि हमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार से हमारे को वेल फॉर्म बुद्धि बनानी है। वेल फॉर्म बुद्धि कब होगी, जब अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन डालेंगे, और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन डालेंगे जो हमारे कार्य में काम है। उसके लिए भी हमारे लिए इसी बात को दोहराऊंगा कि अपने एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहें और जूम मीटिंग को रेगुलर अटेंड करें। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन थिंकिंग। जब आपका दिमाग वेल फाउंड होगा ना, तो उसके अंदर अच्छी इंफॉर्मेशन जाएगी, और दिमाग के अंदर अच्छी इंफॉर्मेशन होती है तो अच्छे आइडिया देता है, और बुरी इंफॉर्मेशन होती है तो दिमाग बुरे आइडिया देता है। हमें जरूरत क्या, वो कहते हैं ना, एक आइडिया कैन चेंज द लाइफ। एक आइडिया इंसान की जिंदगी को बदल देता है। वो कहां से आएगा, अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। अभी हम इंफॉर्मेशन क्या डाल रहे हैं, हमें ये बात समझनी है। हमें आप इंफॉर्मेशन क्या डाल रहे हैं, वो उस बात को बड़े ध्यान से समझना होगा हमारे। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन। हमारी स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए इस प्रकार से, जैसे हमें थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि हम जैसे हम बहुत लेट उठते हैं, तो एकदम से ऐसा नहीं कि मान लो 7 बजे उठते हैं तो हम 4 बजे उठना शुरू करते हैं, नहीं। यहाँ पे हमारे को काइजन फार्मूला यूज करना। एक जापान के अंदर एक फार्मूला होता है कि धीरे 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 एक चीज को सुधार करना। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 15 मिनट पहले उठे, 3-4 दिन या एक हफ्ते तक 15 मिनट पहले उठे, फिर अगले हफ्ते से फिर 6:30 कर दे, फिर उससे अगले हफ्ते फिर आप 15-15 मिनट करके आप 5 बजे की रूटीन पे आ जाए। इसके लिए आपको 3 महीने लग जाए। अगर आप तुरंत करेंगे तो आप कुछ ही दिन कर पाएंगे, फिर जल्दी आप बोर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे को डिसिप्लिन थिंकिंग क्या करते हैं, हमारी मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमारे को एक कुछ देर के लिए साइलेंस जरूर होना चाहिए। कुछ लोग तो मैंने देखा लोगों बोलते यार मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ लेकिन मुझे करना नहीं आता, मैं तो क्या नाम लूं, मैं किस भगवान को पुकारूं या क्या। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपको मतलब कि मेडिटेशन करना तो अपनी सांसों की आवाज को पहचानिए। सांस आ रहा है, जा रहा, बस अपने सांस की ओर पे ध्यान दें। मैंने प्रैक्टिकल किया दोस्तों, रियल में मेरे बुद्धि मेरे से हर चीज के अंदर चेंज आया। मेरे को किसी ने बताया था, मुझे आदत है इम्प्लीमेंट करने की, और मेरे को रियल में बहुत फायदा हुआ। पहले मुझे याद नहीं रहती थी चीजें, अब मुझे याद रहती है। ये मेडिटेशन का फायदा है, मेडिटेशन से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो डिसिप्लिन थिंकिंग क्या बोलती है कि अपनी मॉर्निंग रूटीन को अच्छा बनाए। और तीसरा जो डिसिप्लिन थिंकिंग क्या बोलती है, टू डू लिस्ट जरूर बनाए। टू डू लिस्ट के आप सोच नहीं सकते कितने अमेजिंग फायदे होते हैं। और टू डू लिस्ट में ये नहीं होता कि हमें ये तैयार करना है कि पहले किसकी मीटिंग लेनी है फिर किसकी। टू डू लिस्ट कुछ लोग समझते हैं कि उसने 12 बजे का टाइम दिया है, फिर एक व्यक्ति ने, राम ने 12 बजे का टाइम दिया, मोहन ने 4 बजे का समय दिया है, सोहन ने 8 बजे का समय दिया, ये मेरी टू डू लिस्ट होगी। नहीं, टू डू लिस्ट आपकी एक दिन पहले भी बन सकती है, सुबह भी बन सकती है। उसमें घर के काम भी आ गए, आपकी जॉब आ गई, आपकी बिजनेस आ गया, उसमें पूरी डेली रूटीन लिखनी होती है अपने। आपको पहले क्या काम करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, वो जो घर के भी कार्य है या आपको किसी से मिलना भी है किसी चीज के लिए, वो सारे काम मतलब कि हमें करने होते हैं। वो टू डू लिस्ट बना कर करें, जो भी काम कर रहे हैं उस पर टिक करते जाए।
और एक किताब है दोस्तों टू डू लिस्ट के ऊपर, आप लिख सकते हैं, ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी राइटर है, ईट दैट फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेंढक, ईट दैट फ्रॉग। उस किताब में टू डू लिस्ट के बारे में और फोकस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। वो क्या बोलते हैं, जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं तो टू डू लिस्ट के अंदर आप मतलब सबसे पहले एक काम कीजिए, जो कार्य आपको बुरे लगते हैं, जो काम करना आप नहीं चाहते ना, 12 बजे से पहले सबसे पहले वो काम कीजिए। उस किताब में मतलब कि राइटर क्या लिखता है, जो डर्टी फ्रॉग है ना वो सबसे पहले खाओ। डर्टी फ्रॉग का मतलब है कि जो काम हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यार ये काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, वो काम सबसे पहले करो अगर वो जरूरी है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि वो हमारे वो मतलब कि हमारे फोकस हमारे काम की तरफ लेके जा रहा है या नहीं। तो ईट दैट फ्रॉग, बल्कि डर्टी फ्रॉग 12 बजे से पहले ही खा लीजिए, ताकि आपका बाकी सारा दिन बहुत अच्छा रहे। और उसके बाद आप वो कार्य कीजिए जो बाकी की टू डू लिस्ट में बचे हुए। तो पहली थी सिस्टमेटिक थिंकिंग, और दूसरी है डिसिप्लिन थिंकिंग, और तीसरी है कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग कुछ अलग नहीं होती। आप सिस्टमेटिक थिंकिंग को यूज प्रॉपर करते हैं, आप डिसिप्लिन थिंकिंग को प्रॉपर यूज करते हैं, तो इस इम्प्लीमेंटेशन को, ये इम्प्लीमेंटेशन आपकी कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छा रूप दे देता है। इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। आपकी ये दोनों काम करने से, आप सिस्टमेटिक चलते हैं और आप डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, तो आपकी कंस्ट्रक्टिव बुद्धि ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग क्या बोलती है? इम्प्लीमेंटेशन। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, एक प्लॉट है, उस प्लॉट में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है। अब उसके लिए बहुत सारी चीज चाहिए, रेत, मिट्टी, सरिया, बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें उसमें मटेरियल होता है, वो सारी चीजें मतलब कि एक व्यक्ति ने इकट्ठा की। 1000 चीजें हैं जिससे वो मकान खड़ा होगा। लकड़ी की चीजें होती है, आयरन की चीजें होती है, मटेरियल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए चाहिए। एक व्यक्ति ने खाली प्लाट में वो सारी चीजें मतलब इकट्ठी कर, और उसने क्या किया, मतलब कि मिस्त्री को नहीं बुलाया जो कि उसको कंस्ट्रक्शन करेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई, उस सारे सामान को उस प्लॉट के अंदर रख दिया। क्या होगा दोस्तों, कुछ समय के बाद वो सारा सामान मतलब कि इकट्ठा एकजुट हो जाएगा और उसमें वो झाड़ झंकार आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं, और ऐसा आपने देखा भी होगा। ऐसे ही हमारी बुद्धिमत्ता है, जब हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो ऐसे झाड़ झंकार आ जाते हैं हमारे, ऐसे सीखे हुए का कोई फायदा भी नहीं। तो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इस चीज को बोलते हैं, और अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमारा फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। तो फोकस के लिए हमारे को इस 3 प्रकार से सोचना जरूरी है, सिस्टमेटिक थिंकिंग, डिसिप्लिन थिंकिंग, और दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव बुद्धि हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। उसके बाद जो मैं टॉपिक लूंगा, एंथुसियाज्म। हम क्या होता है एंथुसियाज्म? उत्साह। अब हमने ये सीख लिया और हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उत्साह नहीं है। हम पता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे करना पड़ेगा, अंदर कहीं ना कहीं है, चलो यार अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मुझे नुकसान होगा, ऐसा सोचता है इंसान। तो एक मजबूरी समझता नहीं, मजबूरी के लिए काम नहीं करना, मजबूती के लिए काम करना। क्या करना? मजबूती के लिए काम करना। उसके लिए क्या जरूरत है? उत्साह की। उत्साह के लिए एक छोटी स्टोरी है। एक बूढ़ी औरत थी और उनके बच्चे मतलब फॉरेन में रहते थे, काफी अमीर थी वो, और उसके जीवन साथी गुजर गया। तो कुछ ऐसे ओल्ड एज होम भी होते हैं जो पेड होते हैं, वहां पर ऐसे बुजुर्ग जाते हैं जो पैसा देते हैं और वहां पर उनकी देख रेख होती है। तो वो ओल्ड एज होम में उसने एप्लीकेशन दी कि भी मुझे यहाँ आना, तो वहां पे कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि भी मैं यहाँ पे रह नहीं पा रही, कैसा भी हो मुझे आप एकोमोडेशन दीजिए। तो उन्होंने कहा जी है तो, लेकिन पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, आप प्लीज आ जाए एक बार। तो बुजुर्ग औरत तो ओल्ड एज होम में जाती है, तो जो मैनेजर है वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि मैम को एक बार ना अपना इनका रूम दिखा दो। तो वहां पर 2 बिल्डिंग थी, एक नई और एक पुरानी। तो वो जो बुजुर्ग महिला वो नई बिल्डिंग की तरफ जाती है, तो सर्वेंट बोलता है कि मैडम वहां नहीं, आपका रूम इस बिल्डिंग में। तो उसने कहा वंडरफुल, इट्स वंडरफुल, नो प्रॉब्लम, इट्स वंडरफुल। ठीक है जी, वो उधर गए। अब नई बिल्डिंग में लिफ्ट थी और वहां पे स्टेयर थी। अब उसने कहा कि जी मेरा रूम कौन सा है? जी आपका ऊपर है। तो उन्होंने वंडरफुल, इट्स अमेजिंग, बड़ी खुशी हो गया, इट्स अमेजिंग। तो वो सर्वेंट बड़े ध्यान से देख रहे थे, यार इस तरीके से बात कर रही है।
फिर वो पहली मंजिल पे गए तो बुजुर्ग महिला ने सोचा यहाँ कहीं मेरा रूम होगा, तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे है मेरा रूम? नहीं नहीं जी, आपका तो रूम 3rd मंजिल पे है जी। ओके, इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। अब वो 3rd मंजिल पे भी चले गए। 3rd मंजिल पे गए तो उसने कहा कि ये कौन सा रूम है मेरा? 1 2 3 4 5। नहीं जी, आपका तो ना मतलब बिल्कुल लास्ट पे जा करके। अब बिल्कुल फिर उन्होंने कहा इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। तो वो लास्ट में ले गया, तो वो जब रूम नंबर खत्म हो गया तो एक स्टोर रूम था, वहां पे उसका इंतजाम किया था जहाँ पे सूर्य की रोशनी भी प्रॉपर नहीं जा रही थी। उस बुजुर्ग महिला ने देखा भी ये जैसे रूम है वो थोड़ा सा साइड में जाकर गैलरी है, उसके पीछे एक रूम था जहाँ पे वो कबाड़ रखते थे, उसको निकाल दिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी ये सिर्फ हमारे पास ये जगह है। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला ने कहा इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। तो सर्वेंट जाने लगा तो उन्होंने कहा मैं एक बात पूछे? तो कहा जी पूछे। इसमें वंडरफुल अमेजिंग है क्या? मतलब कि रेगुलर आपको परेशानियां हो रही है, ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जिससे भी आप मुझे अच्छा ना लगे, तो आपको वंडरफुल और अमेजिंग क्या लगा इसमें? तो उस बुजुर्ग महिला ने उत्तर दिया कि इसमें वंडरफुल और अमेजिंग ये था कि मैं कभी भी किसी भी हालात को या किसी व्यक्ति को बटन नहीं दे रहा कि आपने भी कोई भी मेरा बटन स्विच ऑफ, कोई हालात मेरा बटन बंद नहीं कर सकता। मैं हमेशा उत्साह में रहती हूँ और इससे मुझे खुशी मिलती है, मैं कभी निराशा में नहीं जाता। तो ये हमारे हाथ में है दोस्तों। डिस्ट्रैक्शन तो रेगुलर आएगी, इस पे कोई वो ऐसी चीज नहीं। आप घर से निकलते तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। आप गाड़ी लेके निकले तो कोई आपके गाड़ी के सामने अचानक आ गया, क्या है? आप उसे गाली देंगे या मतलब आप शांत रहेंगे? आप शांत रहेंगे। क्यों? क्योंकि गाली देने से हमारा ही नुकसान होता है, एक्चुअली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वेल फॉर्म बुद्धि नहीं हो पाती है हमारी इन चीजों से, उत्साह खत्म हो जाता है। और हम हर वक्त उत्साह में होंगे तभी मतलब कि ये काम हो पाएगा। और एंथुसियाज्म का एक और स्टोरी है, मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। अमेरिका के बहुत अमीर आदमी थे एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी के पास एक व्यक्ति आता है और वो ये कहता है कि सर आप बहुत महान आदमी हैं, बहुत अमीर भी हैं और आप एक बहुत फिलोसफर भी है, राइटर भी है, तो प्लीज मुझे आप अपने जैसा बना दीजिए और मुझे जॉब पे रख लीजिए। तो उसने कहा भी आप मेरे से जॉब लेना चाहते हैं या आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं? तो उसने व्यक्ति ने जवाब दिया जी मैं आप जैसा ही बनना चाहता हूँ और मेरे पास काम कुछ भी नहीं है तो मैं जॉब भी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा अगर आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं तो मैं जॉब नहीं दूंगा, आपको मेरे पास खुद से आना पड़ेगा अपने। तो उस एंड्रयू कार्नेगी से वो उस व्यक्ति ने पूछा कि सर मुझे कुछ आने जाने का कुछ दोगे, कुछ थोड़ा बहुत अलाउंस वगैरह? उन्होंने नहीं कुछ नहीं मिलेगा। अब हम अगर होते तो क्या सोचते छोड़ यार ऐसे आदमी के साथ कौन काम करेगा, लेकिन उसका विजन क्लियर था उस व्यक्ति का। उसको ये पता था ये व्यक्ति गलत सोच ही नहीं सकता। इसने मतलब कि आज ये अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति है, इतने बड़े फिलोसफर है, तो ये गलत सोच ही नहीं सकते। मतलब इसका विजन इतना क्लियर था। अगर हम होते तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते, हम ये बोलते चल यार तू तो मेरे पास आदमी नहीं लगा, मैं आप जैसा कभी नहीं बनना चाहूंगा। और उन्होंने कहा कि आप अगर मेरे जैसे बनना चाहते तो आप मेरे पास आइए और मैं आपको कोई पैसा नहीं दूंगा। तो उन्होंने ठीक है जी मैं आता हूँ जी आपके पास। वो उनके पास गए, रेगुलर गए और कई सालों तक गए। और उन्होंने क्या किया, उनको सिर्फ डेली कुछ ना किताबें दे देते जीवनियां पढ़ने के लिए। 25,000 जीवनियां पढ़वाई उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी ने उस व्यक्ति से। 25,000 जीवनियां पढ़ने के बाद वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा फिलोसफर बना, बहुत बड़ा राइटर बना। उस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन हिल। अमेरिका के अंदर नेपोलियन हिल को ऐसे माना जाता है जैसे हम गीता की बातों पर यकीन करते हैं, गीता या कृष्ण भगवान या राम की लिखी बातों पे या कबीर की लिखी बातों पे हम भरोसा करते हैं, ऐसे नेपोलियन हिल की बातों पे इतना ही बिलीव करते हैं अमेरिका वाले। और एक बार किसी इंटरव्यू में ना मतलब उन्होंने एक राइटर ने एक पत्रकार ने उनसे पूछा नेपोलियन हिल से कि आपने एंड्रयू कार्नेगी के साथ इतना समय बिताया है, आपने 25,000 जीवनियां वहां पे पढ़ी है, तो उसका सार बता सकते हैं कि कितने पेज में बताएंगे? मैं किताब लिख रहा हूँ उसमें मैं आपकी डिटेल मतलब एक लेख लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो एक लाइन में बता सकता हूँ। मुझे एक लाइन में कैसे हो सकता है? लेकिन यस 25,000 जीवनियां एक लाइन में आप कैसे बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैं ये बता सकता हूँ। तो बताइए कैसे? तो उन्होंने कहा डोंट टेक इट पर्सनली। और दोस्तों यही एक काम है जिसकी वजह से हम बिजनेस में जीरो हो जाते हैं। एलीट बनने का अगर कोई फार्मूला तो सिर्फ यही है। आपको डिस्ट्रैक्शन रेगुलर मिलेंगे, आपको इस चीज से बचना पड़ेगा। इमोशनल रेसिलियंस, भावनात्मक लचीलेपन,
इस चीज से बचना पड़ेगा। हम दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं इन लोगों की भावनाओं से। हम हर वक्त मतलब कि हमें कुछ ना कुछ गलत लगता रहता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। तो इससे बचना पड़ेगा। हमारे इमोशनल रिसिलियंस होना बहुत गलत है हमारे लिए। उत्साह में रहना है तो हमें भावनात्मकता को समझना पड़ेगा। तो एंथुजियाज्म बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में और हमारी सेहत के लिए भी। और हमारी सेहत अच्छी होगी, वैसे तो रेनेटस काम करता ही है, लेकिन सोच खराब हो तो रेनेटस भी कम काम कर पाता है। तो इसके लिए भी जरूरी है। एंथुजियाज्म के बाद है, अभी आपने देखा होगा कुछ लोग, हम अपने आप को ना डायरेक्ट सेलिंग वाले अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और कुछ लोग इनको कहते हैं भी आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है, आप एंटरप्रेन्योर कैसे, उनकी तो एक उद्योगपति कैसे हुए आप। तो उनको एक उदाहरण के द्वारा बताएं। जी हम है इन्फोप्रेन्योर। इन्फोप्रेन्योर किसे कहते हैं, इसको थोड़ा डिफाइन करके बताते हैं। जैसे बिजनेसमैन किसे कहते हैं, बिजनेसमैन वो एक व्यक्ति है जो बाजार गया और वो एक तरबूज लेके आता है। उस तरबूज का वो क्या करता है, उसको 20 रुपए में लेके आया और उसको 30 रुपए या 40 रुपए में बेच दिया। इसको बोलते हैं बिजनेसमैन। एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी 20 रुपए में एक तरबूज लेके आया और उसने एक जूसर मशीन लगाई, उसमें कुछ जूस निकाले और वो 20-20 रुपए के हिसाब से 10 गिलास बना करके उसको सेल कर दिया। वो एक्सपेंड कर दिया उस बिजनेस को, उसको बोलते हैं उद्योगपति। अब एक तीसरा व्यक्ति है, वो भी तरबूज लेकर के आता है और वो क्या करता है, उस तरबूज को अपने वीडियो के सामने रखता है और एक वीडियो को ऑन करता है। वो भी एक मशीन से जूस बनाता है और जूस को अपने आप ही पी जाता है और पीने के बाद बोलता है कि तरबूज के क्या क्या फायदे होते हैं। और बहुत सारे लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं और लोगों का फायदा होता है। उस सब्सक्राइब करने के उसको यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर एक टॉप 5 में एक लड़का है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और वो करता क्या, वो गेम खेलता है, वीडियो गेम खेलता है। और वीडियो गेम खेलते हुए वो सिर्फ कमेंट्री करता है कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ, अब मैंने गाड़ी यहाँ लेके गया और फिर अब मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी है। मुझे कमेंट्री नहीं आती, आप समझ सकते हैं। तो इस चीज के लिए उसको 25 से 30 लाख रुपए महीने के आते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताई थी, दूरदृष्टि युग, ये बिल्कुल एक अलग तरह का युग, हमें इंफॉर्मेशन वाला युग आने वाला है। और हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, वो इंफॉर्मेशन देने का तो है। हमें जब भी सेल थोड़ी करनी है, घर घर जाकर भी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हमें इंफॉर्मेशन देनी है, खुद खाना और लोगों को बताना, अपने रिजल्ट को बताना, सही तरीके से लेना। लेकिन उस सही तरीका क्या है वो हम जानते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि एंथुसियाज्म, जो मैंने अभी आप लोगों से बातचीत, तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन देने वाले को इन्फोप्रेन्योर बोलते हैं। आप आगे से जो भी किसी को बताएं तो भी हम इन्फोप्रेन्योर। तो नेक्स्ट जो मैं पॉइंट लेना चाहता हूँ वो माइंडसेट। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। मैं टॉपिक ले रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैंने चेंज का टॉपिक लिया, फिर सिस्टम, फिर फोकस, फिर एंथुसियाज्म, फिर इन्फोप्रेन्योर, और फिर है माइंडसेट। माइंडसेट के एक इंसान का, मैंने माइंडसेट के बारे में एक जगह पढ़ा था, इंसान के, हर इंसान की सबसे बड़ी जायदाद उसका माइंडसेट होता है। अगर किसी आदमी का माइंडसेट नहीं है तो चाहे उसके पास करोड़ों अरबों रुपए हो, किसी काम के भी नहीं है। और माइंडसेट को करने के लिए हमें जो अभी तक बातें, उनसे तो होगा ही होगा, लेकिन हमें एक चीज और समझनी होगी, प्रॉपर यूज ऑफ बिट्स। जैसे किसी भी लिक्विड को हम लीटर में मापते हैं, किसी भी लेंथ चीज को हम मीटर में मापते हैं। हर चीज की एक क्वांटिटी होती है मापने की, मतलब कि उसको इंफॉर्मेशन देने की। ऐसे समय को बिट्स में, जैसे गीगाबाइट्स और एमबी होता है, मेगाबाइट्स, इसी प्रकार से समय को बाइट्स में नापा जाता है। हमारे को हर रोज जो समय मिल रहा है, अगर हम इस समय को इस प्रकार से लेंगे कि हमारे को ये बिट्स मिल रही, जैसे अभी मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को फ्री में लाखों रुपए दे दिए जाए, 1 लाख रुपए दे दिए जाए, आप जितने व्यक्ति सुन रहे हैं, मान लो 1 लाख रुपए आपको दे दिए जाए, आप क्या कीजिएगा? आप लोगों को अच्छी तरीके से पता पैसे को कैसे संभाल के रखना।
ऐसा नहीं कि आपको फ्री में मिल गए तो आप 5,000 रुपए किसी को दे दोगे, 2,000 फेंक दोगे या 3,000 रुपए नाली में डाल दोगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, या बेफिजूल की चीजों में लगाएंगे, ऐसा पैसे के साथ कभी नहीं करते। इससे भी 1,000 गुना बेहतर, इससे भी 1,000 पैसे से भी 1,000 गुना बेहतर है बीट्स की जानकारी हो। हम जो समय गवा रहे हैं इसकी बहुत बड़ी कीमत। आज गुरतेज सिंह सर के पास 4 साल के अंदर वो इतना पैसा कमा चुके हैं, 17-18 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, और उस पैसे से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की वहां से भी उनको एक पैसिव इनकम आ रही है। किस तरीके से आ रही है आपने सोचा करो? और भी बहुत सारे व्यक्ति जो 4 साल से काम कर, उन्होंने प्रॉपर यूज किया अपना बिट्स, वो अपने एक मिनट की कीमत को जानते हैं, उनको पता मेरे पास अगर सबसे बड़ी दौलत कुछ है तो वो समय है, उस समय को प्रॉपर यूटिलाइज करना और इस तरीके से समझना, एक बिट्स को रुपए की तरह समझना कि अब हमारे को हर वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं। मान लो हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो हम बातचीत कर रहे हैं, हमें उससे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि जो हमारे को आगे बढ़ने में सहायक, तो आपने अपने बिट्स को वेस्ट कर दिया दोस्तों। वो यही समझो कि आपको पैसे मिले थे, आपने नाली में डाल दिए, आपने फेंक दिए समय को, बिट्स को। इस प्रकार से अगर हम प्रॉपर अपने बिट्स को यूज करना शुरू कर देंगे तो हमारा माइंड सेट ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। और कामयाबी के लिए हमारे को किस चीज की जरूरत होती है? कामयाबी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जितनी भी बातें मैंने अब तक बताई है, इन बातों का कोई भी मोल नहीं है अगर आपके अंदर भूख नहीं है। सबसे जरूरी है भूखा होना। अगर किसी इंसान को खाना है, किसी भी इंसान को आप भरपेट खिला दीजिए, उसके बाद उसकी पसंद का खाना मेरे सामने रखोगे तो नहीं खाएगा, मना। उसी प्रकार से हमें इस सफलता के लिए एलीट अगर आप बनना चाहते हैं तो उसकी भूख होनी चाहिए। हंगर और हंगर के लिए सरेंडर। क्या कहा? हंगर के लिए सरेंडर, भूख के लिए समर्पण। सबसे पहले हमें भूख होनी चाहिए। अभी भूख नहीं है, अभी तो बस ट्रायल एंड एरर में काम चल रहा है। जो लोग नहीं अपने अचीवमेंट के करीब जा पा रहे तो ट्रायल एंड एरर में वो कोशिश करते हैं, फिर उन्हें लगता नहीं होगा यार, पता नहीं उसका कैसे हो गया। ऐसे नहीं होगा काम, ट्रायल एंड एरर में नहीं होगा। और ऊपर हर चीज को सीखते हैं तभी होगा। भूख होनी बहुत जरूरी है, और भूख के लिए समर्पण। समर्पण क्या है? सिस्टम में आना, 100% अपने अपलाइन को कॉपी करना, इतना कॉपी करना कि एक बहुत सफल व्यक्ति यहाँ तक भी कहता है कि अपने अपलाइन को इतना भी कॉपी कीजिए, वो किस तरीके से चाय पीता है। अपना कौन सा अपलाइन जो आपको जोड़ा, सिर्फ जरूरी नहीं कि वही आपके अपलाइन, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जिसको अपना रॉयल मॉडल मानते हैं, जो बहुत सफल है, जिससे आपको लगता है कि मुझे सफल कर देंगे। वो आपसे लेकर कंपनी के बीच में जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है उनमें से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप किसी को भी चुन सकते हैं। उनको 100% कॉपी कर, वो कैसे चाय पीते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, किस स्टाइल में बैठे, कैसे लोगों से बातचीत करें, एक चीज को कॉपी कर, हर चीज को। ऐसे आपको धीरे धीरे वो सारी चीजें, समर्पण इसी को बोलते हैं, 100% उसको कॉपी कर। और समर्पण तभी किया जाएगा जब आपके अंदर भूख। एक छोटा सा उदाहरण मेरे को याद आ रहा है। एक व्यक्ति की लोहे की दुकान थी और उसका बेटा आता है और उस बेटा उसका सवाल करता है, पापा जी आप ये बताएं कि इंसान की कीमत क्या होती है? तो उसको लगा यार, मतलब ये बच्चा ऐसा कैसा सवाल कर रहा है। उसने कहा बेटा इंसान तो अनमोल होता है, इंसान की कीमत कैसे हो सकती है? तो उसने कहा तो सभी की एक जैसी कीमत होती है। बोले हाँ बेटा, सबकी एक जैसी कीमत होती है। तो उन्होंने फिर कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को कम इज्जत मिलती है, किसी को ज्यादा इज्जत मिलती है, ऐसा क्यों है? वो आदमी एक बार तो सोच में बैठ गया, यार इतना मतलब कठिन सवाल। फिर वो व्यक्ति भी बुद्धिमान था, उसने कहा बेटे एक काम करो, ये लोहे की राड़ उठा के लेके आओ। वो लोहे की राड़ को उठा करके लेके आया लड़का। उन्होंने कहा पापा जी, तो उन्होंने कहा बेटा ये एक बार वेट करके बताओ कितने की हुई। उस लड़के को रेट का पता था लोहे का उस समय जो भी था, तो उसने तोल करके बताया कि ये कितने की है। ये उन्होंने कहा पापा ये 200 रुपए की है। बोले ठीक है बेटा, अगर इसी रोड की हम कील बना देते हैं तब ये कितने की हो जाएंगी? उस लड़के ने कैलकुलेशन की, कील तो उसमें बहुत सारी बन जाएंगी, और एक रफली कैलकुलेशन किया लड़के ने, अंदाजा लगाया कि कील की कीमत इतनी होती है। तो उन्होंने पापा जी लगभग 1,000 रुपए हो जाएगी। बोला 200 से इसी रोड की कीमत होगी ना 1,000 रुपए। तो उन्होंने इसी रोड की हम अगर घड़ी की सफरिंग बना दें
तो वो कितने के बनेंगे? वो लड़का कैलकुलेशन करता है लेकिन कैलकुलेशन हो नहीं पाई उससे। वो बोले कि पापा इससे तो बहुत बड़ी मतलब कि वो चीज हो जाएगी, ये तो बहुत कीमती हो जाएगी, ये रोड तो बड़ी अनमोल हो जाएगी। दोस्तों हम उसी रोड की तरह ही है, आप इससे कील भी बना सकते हैं, सपरिंग भी बना सकते हैं। उसके लिए जरूरी है सिस्टम में आना, अपनी अपलाइन को 100% फॉलो अप करना, जूम मीटिंग को रेगुलर अटेंड करना, 100% फॉलो अप करना, हर चीज को प्रॉपर करना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल थिंग्स। तो इसके लिए बहुत जरूरी है। और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे को अपना, कुछ लोग हैं धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन होता क्या है, अपना ड्रेसिंग सेंस को नहीं सुधारते। कई बार क्या होता है कि मतलब एक आदमी कामयाब हो रहा है लेकिन बड़ी कामयाबी तक नहीं जाता, कारण क्योंकि पूरी तरह से सिस्टम को फॉलो नहीं किया। उसके लिए जरूरी है हमें अपने वेल फॉर्म मतलब कपड़े पहनना, मतलब फॉर्मल ड्रेस में होना, लेदर सूट पहनना। और जैसे कि हमारे को ट्रेनिंग में कई बार पाठक साहब कई बार बताते हैं ये चीजें कि हमें अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर काम करना चाहिए। हमें लोगों को लगना चाहिए कि भाई हम एक एंटरप्रेन्योर है। लोग तो एंटरप्रेन्योर की तरह समझेंगे ना आपको, अभी तो इन्फोप्रेन्योर समझा रहे थे। लोगों थोड़ी पता इन्फोप्रेन्योर हो, तो आपको डिफाइन करना है। हमें अपने शब्दों को बदलना होगा। हम ज्यादा मैं, मेरा, मुझे इन शब्दों की बजाय हमारा, आपका, इस टाइप के वर्डों को ज्यादा यूज करना पड़ा। कोई अपनी चीज नहीं तो हमारी है, कोई चीज है आपका शब्द यूज करना। जैसे हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, हम अपनी टीम के साथ बात कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का अच्छा प्रयोग करना। क्या बात है यार, बड़ी जबरदस्त बात कही आपने, क्या बात है, जानदार यार, यार बड़ी शानदार बात कही आपने, तो मैंने तो सुनी नहीं थी बात, मजा आया यार, बड़ी कमाल की बात कही आपने। ऐसे ऐसे मतलब मजबूत शब्दों का हमें प्रयोग करना। और अगला काम है चेंज योर बिहेवियर। अपने बिहेवियर को चेंज हमें जरूर करना चाहिए। अभी हमारा बिहेवियर क्या है, सभी चीजों के लिए मतलब कि हम दोष देते रहते हैं। क्या करते हैं, हर वक्त शिकायत करना प्लान से कि सर ये चीज नहीं है, मैंने, अच्छा वो कभी भी ये नहीं कहते। मैंने ऐसे अपनी टीम की मैं बता रहा हूँ, ऐसा सभी टीमों में होता है। एक ही व्यक्ति है वो आगे बोलता है कि सर मैंने वहां प्रोडक्ट दिया था, कमाल हो गया सर, उसका ये ठीक हो गया, उसका वो ठीक हो गया, फिर ये ठीक हो गया। अगर वही व्यक्ति आता है, सर वहां पे प्रोडक्ट दिया था, वो तो काम ही नहीं कर रहा सर प्रोडक्ट तो। अरे यार आप भी तो इन्फॉर्मेशन दे रहे, आप अगर आप खुद उसको संतुष्ट नहीं कर सकते तो अपने अपलाइन से बात करवाइए। आपके अपलाइन बताएंगे, जब अपलाइन से बात करते हो तो उसके पास बहुत सारी बातें होती हैं कि सर आप किस तरीके से ले रहे हैं। थोड़ा सा कई बार क्या होता है, जैसे हम जो तरीका बताते हैं बिल्कुल उस तरीके से किसी को फायदा नहीं होता। कोई 2 कैप्सूल ले रहा है, उसको एक समय में 4 करा दिए, कोई 4 ले रहा है उसके 2 करवा दिए। या कई बार पानी मतलब कि पानी के अंदर टीडीएस ज्यादा होता है, तो उसको कहा कि इसको अच्छे तरीके से गर्म कीजिए, फिर उसको ठंडा कीजिए। बहुत सारी बातें होती है, वो अपलाइन मतलब जैसे तैसे। अच्छा कुछ प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, कुछ लोगों को अंदर भय डर होता है, वो अपलाइन से बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। मेरी ही टीम में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट बताया, फिर कह रहा है उस वहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे। मैंने कहा मुझसे बात कराओ, और मैंने बातचीत की, मैंने सिर्फ बातचीत ही की थी। और उसके बाद मुझे हफ्ते बाद पता चलता सर उसने, वो व्यक्ति बोलता सर अब बड़े फायदा हो रहा है, उनको अब फायदा हो रहा था, मैंने उनसे पूछा था। तो ये हमारे बिहेवियर के अंदर है, लोगों के अंदर मतलब कमी नहीं देखनी, उनकी खूबी को फोकस करना। हर व्यक्ति में कमी होती है दोस्तों, हमारे अंदर भी। हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां, लोग भी हमारे साथ एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। हमें लोगों के अंदर, हमें अभी जैसे मैंने कहा था ना, थिंकिंग को चेंज करने के लिए, वेल फॉर्म्ड के लिए हमारे को अच्छी इंफॉर्मेशन डालनी है। अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए हमें ये भी जरूरी है कि हमारे को लोगों के अंदर सिर्फ वो चीज देखनी, इसके अंदर अच्छी चीज क्या। इस दुनिया में अगर आप किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल खराब व्यक्ति मानते हो ना, तो कहते हो यार इससे खराब आदमी नहीं कोई भी। उस व्यक्ति के अंदर भी कमाल की एक खूबी होती है, और हो सकता है वो खूबी आपके अंदर ना हो। आप उस खूबी पे काम कीजिए, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये भी एक बेस्ट बिहेवियर का मतलब कि एक हमारा होता है, वो बताता है हमारे को। क्योंकि मजबूत ज्ञान से ही मजबूत नींव की शुरुआत होती है दोस्तों। तो एलीट बनने के लिए दोस्तों और हमें कुछ नहीं करना, बस इम्प्लीमेंटेशन। मेरे जो इतनी सारी मैंने बातें जो बताई हैं, उसके पीछे एक ही बात जरूरी थी,
इम्प्लीमेंटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स और रिलेशन डेवलपमेंट। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए तो, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और पाठक साहब जैसे जैसे मौका देते रहेंगे, मैं अपने इमोशंस, अपने जो भी मैं जानता हूँ, जो मैंने सीखा फील्ड से, अपने अपलाइन से, अपने टीम से भी मैं बहुत सीखता हूँ, जो भी मैंने सीखा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और पाठक साहब स्पेशल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। तो रॉकिंग रेनेटर्स दोस्तों, नमस्कार। पाठक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप होस्ट बना दीजिए सर एक बार। देखिए ये नाम जो दिख रहा होगा आपको, इसको को होस्ट या होस्ट बना दीजिए। देखिए आपको पैनलिस्ट दिख रहा होगा ऋषिकेश पाठक, उसको आप होस्ट। जी बना रहा हूँ। हाँ हो गए सर आप। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए अब आपने आज मुझे होस्ट बना दिया। आज तक मैं बनाता था, आज आपने मुझे बना दिया। बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाया आपने, बहुत बेहतर तरीके से ट्रेनिंग डिलीवर किया। सबको समझ में आ गया कि आपने क्या एहसास कराने की कोशिश की, और आपका 15 महीने का सफर कैसा रहा आपने ये फील करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड सभी से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि कल 4 बजे और 8 बजे की ट्रेनिंग को पूरी शिद्दत से फिर से अटेंड करने के लिए आप तैयार रहें। मुलाकात होगी कल 4 बजे और रात 8 बजे। थैंक यू, जय हिंद, रॉकिंग रेनेटास। सर आपके पास होस्ट का ऑप्शन मेरे पास ही है, ठीक है, मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर। ओके सर।